हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज़ बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है FMI करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि प्रारंभ सीरीज़ का हमने कारवां स्टार्ट कर दिया था और हम बात कर रहे थे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर नंबर 7 के बारे में। अभी तक हमने प्रीवियस 6 चैप्टर्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। अगर अभी तक आपने प्रीवियस 6 चैप्टर्स के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और उन चैप्टर्स को अच्छी तरीके से रिवाइज करें और अपनी प्रिपरेशन को और भी अच्छी तरीके से स्ट्रांग करें। और जैसा कि आपको पता है कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में चैप्टर नंबर 7 के भी बहुत सारे लेक्चर्स पढ़े और उसमें हमने चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करी कि क्या क्या सोर्सेस होते हैं जहाँ से हम बिजनेस फाइनेंस को अरेंज कर सकते हैं। तो उनको भी आप प्लेलिस्ट में जाके अच्छी तरीके से रिवाइज करें और अपने प्रिपरेशन को स्ट्रांग करें। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं। हम वहां पे आपको आपके सवालों के जवाब देंगे। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो हमने बात करी थी बेटा चैप्टर नंबर 7 सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस के बारे में और लगभग हमारा पूरा चैप्टर ये कंप्लीट हो गया था लास्ट लेक्चर में। और आज हमें बात करनी है इस चैप्टर की केस स्टडीज के बारे में कि आखिर इस चैप्टर की केस स्टडीज में क्या है और उन केस स्टडीज के जरिए हम इस चैप्टर को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये लिमिटेड केस स्टडीज हैं। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सिलेबस वी विल डिस्कस मोर केस स्टडीज ऑफ होल सिलेबस ऑफ क्लास 11th। बस अभी हम इस चैप्टर नंबर 7 की कुछ केस स्टडीज डिस्कस करेंगे जिससे कि हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करें। हमारे 3 चैप्टर्स और लेफ्ट हैं, वो छोटे से ही चैप्टर हैं। वो कंप्लीट करने के बाद हम बहुत सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस की फर्स्ट केस स्टडी। रवि प्लान्स टू स्टार्ट ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फॉर इको फ्रेंडली पैकेजिंग मटेरियल्स। रवि ने एक प्लान किया है कि वो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करना चाहता है जिसमें इको फ्रेंडली पैकेजिंग मटेरियल्स को वो सेटअप करे। उसने एस्टिमेट लगाया कि उसे 25 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट रहेगी लैंड को परचेज करने की और मशीनरी। मतलब जब वो लैंड और मशीनरी फिक्स्ड असेट को परचेज करेगा तो लगभग 25 लाख रुपीस को उसको रिक्वायरमेंट रहेगी। वो नहीं चाहता कि वो ओनरशिप को किसी के साथ शेयर करे और पूरा कंट्रोल चाहता है बिजनेस का ताकि डिसीजंस भी वो ही ले, सोल प्रॉफिट अर्नर हो, सोल ही रिस्क वो बियरर हो। बट ही डज नॉट हैव इनफ सेविंग्स। उसके पास इतनी सेविंग नहीं है कि वो 25 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सके एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप करने के लिए। तो ये था केस स्टडी। अब यहां सवाल बनता है कि वो कौन सा सोर्स है फाइनेंस का जो रवि को चूज करना चाहिए और वो जो फाइनेंस का सोर्स वो चूज करेगा उसका क्या एक एडवांटेज हो सकता है और क्या एक लिमिटेशन और वी कैन से दैट डिसएडवांटेज, ड्रॉबैक या डिमेरिट हो सकता है। वो अब हमें समझना है। तो सबसे पहला सवाल कि 25 लाख रुपए का एस्टिमेशन आया है लेकिन वो ओनरशिप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता है, वो सारा बिजनेस का कंट्रोल खुद रखना चाहता है और उसके पास इनफ सेविंग्स भी नहीं है। तो वो कौन सा सोर्स ले फाइनेंस का ताकि उसका एस्टिमेशन पूरा हो सके। तो सबसे बड़ी बात है वो बैंक से जाके लोन ले सकता है क्योंकि बैंक से अगर जब वो लोन लेगा तो उसे ओनरशिप ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। जो लोन उसने बैंक से लिया है बस उस लोन अमाउंट को उसे बैंक को चुका देना है। अब सवाल ये निकल के आता है कि जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो उसका एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हो सकता है। एक एडवांटेज तो ये रहेगा कि फुल ओनरशिप उसके पास रहेगी, बिजनेस का पूरा कंट्रोल उसके पास रहेगा क्योंकि लोन लेने से ओनरशिप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बट व्हेन देयर इज एडवांटेज देयर इज अ डिसएडवांटेज टू। उसे एक फिक्स्ड अमाउंट इंटरेस्ट का जो है रेगुलरली पे करना पड़ेगा बेटा बैंक को और उसे लोन भी रीपे करना पड़ेगा चाहे बिजनेस लॉस भी फेस क्यों ना कर जाए। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है तो ही उसे रीपे करना है, चाहे बिजनेस चले या ना चले उसे बैंक को पैसा देना ही पड़ेगा विद इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो देयर इज अ डिसएडवांटेज कि भले ही उसने लोन बैंक से लिया है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करी है, लेकिन उसे पैसा तो देना पड़ेगा। तो देयर इज अ डिसएडवांटेज ऑल्सो। नाउ we will move to the second case study. Mira Textiles Private Limited has been in business for over 10 years. Mira Textiles Private Limited पिछले 10 सालों से एक बिजनेस रन कर रही है। कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है एक नया प्लांट सेटअप करके ताकि उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। भाई 10 सालों से बिजनेस में है टेक्सटाइल के,
लेकिन अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है, एक नया प्लांट सेटअप करना चाहती है ताकि प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके, और नया प्लांट सेटअप करने में एस्टिमेटेड कॉस्ट आ रही है 5 करोड़। मैनेजमेंट वांट्स अ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। भाई 5 करोड़ एक बड़ी अमाउंट है, तो मैनेजमेंट चाहता है कि वो जिस सोर्स फाइनेंस से पैसा ले रहा है वो लॉन्ग टर्म हो, साथ के साथ वो ओनरशिप को भी शेयर करने के लिए तैयार है। मतलब जिस सोर्स ऑफ फाइनेंस से वो पैसा लेना चाह रहा है वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए ताकि लंबे समय में पैसा को रीपे करे, साथ के साथ वो ओनरशिप को भी डाइल्यूट करने के लिए तैयार है। सवाल निकल के आ रहा है कि कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस है जो बेस्ट होगा मीरा टेक्सटाइल्स के लिए, और व्हाई इज दिस सोर्स, जो सोर्स उसने लिया है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल नीड्स के लिए कैसे अप्रोप्रिएट फिट बैठता है। तो कौन सा सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस है बेटा, जब मोस्ट सुटेबल सोर्स है बेटा लॉन्ग टर्म के लिए वो है इश्यू ऑफ शेयर्स, इक्विटी कैपिटल उसे इश्यू करनी चाहिए ताकि एक लॉन्ग टर्म के लिए उसे पैसा मिल सके। व्हाट इज द रीजन, इक्विटी शेयर्स जो होते हैं बेटा वो एक परमानेंट सोर्स होते हैं कैपिटल के, जिसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है रीपे करने का। ये बेस्ट आइडियल सोर्स होते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के। जब भी कोई कंपनी अपनी ओनरशिप को इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करने को तैयार होती है तो इक्विटी कैपिटल सबसे बेस्ट तरीका होती है, सोर्स होती है, जहां पे आपके पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है रीपे करने का, और लॉन्ग टर्म फाइनेंस का एक बेस्ट सोर्स इसे माना जाता है। सो दिस इज द सेकंड केस स्टडी ऑफ चैप्टर नंबर 7। नाउ द लास्ट केस स्टडी ऑफ चैप्टर नंबर 7 इज अमित इलेक्ट्रॉनिक्स सेल्स होम अप्लायंसेस। अमित इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से एक दुकान है, ये कंपनी है जो होम अप्लायंसेस सेल करती है। फेस्टिवल सीजन के टाइम पर इनकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है और अमित को एडिशनल फंड चाहिए ताकि वो इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक को परचेस करके रख सके, माल भरवा सके। ठीक है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो मनी की रिकवरी है वो 3 महीने के अंदर ही रिकवर हो जाएगी सेल्स से, जो भी वो मनी रिकवरी करता है। तो कौन सा टाइप ऑफ फाइनेंस अमित को चाहिए होगा और कौन से 2 अदर सुटेबल सोर्स हो सकते हैं उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। पहला, अमित को शॉर्ट टर्म फाइनेंस चाहिए अपने टेम्पररी नीड्स को पूरा करने के लिए, क्योंकि उसका मानना है कि 3 महीने में उसे क्या हो जाएगी बेटा, रिकवरी हो जाएगी। और सुटेबल सोर्सेस क्या हो सकते हैं, ट्रेड क्रेडिट, ही कैन बाय गुड्स फ्रॉम सप्लायर्स, वो गुड्स जो ले सकता है सप्लायर से ले सकता है, उधार में क्रेडिट पे ले सकता है, और सेल्स के बाद उसे पैसा वापस चुका सकता है। एक बैंक ओवरड्राफ्ट लिमिट भी हो सकती है, वो मोर मनी भी विड्रॉ कर सकता है अपने करंट अकाउंट से, अवेलेबल बैलेंस से भी ज्यादा, ताकि वो अपनी इमीडिएट नीड को पूरा कर पाए। भाई बैंक ओवरड्राफ्ट एक ऐसी लिमिट होती है जिसमें आपके पास बैंक अकाउंट के अंदर भले ही पैसा ना हो लेकिन आप उससे ज्यादा पैसा निकलवा सकते हैं। ये करंट अकाउंट होल्डर को इस सुविधा मिलती है ताकि आप अपनी इमीडिएट नीड को पूरी कर पाए। तो ये 2 सोर्सेज भी हो सकते हैं जो अमित यूज कर सकता है अपनी करंट नीड को पूरा करने के लिए, और सेल रिकवरी हो जाने के बाद उस पैसे को वापस से क्या कर सकता है, उस शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग सोर्सेज को रिपे कर सकता है। सो आई होप आपको तीनों की तीनों केस स्टडीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको इसमें कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं बेटा। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे बेटा, बहुत ही शानदार चैप्टर है, आपको मजा आएगा पढ़ने में। चलिए बेटा, तो आज के लिए इस क्लास को एंड करते हैं। ये हमारा चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय।